और पॉस्चर इनेबिलिटी आती है, इम्पेयरमेंट आती है, उससे भी हम CPD रेफर करते हैं। अब रिस्क फैक्टर अगर हम देखें कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इन तीनों के रिस्क फैक्टर अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल प्रीनेटल की बात करूं, प्रीनेटल के अंदर हमारे पास आ जाता है लो बर्थ वेट, जो है हमारे पास 2.5 kg, 2.5 kg से भी कम, लेस देन 2.5। ड्रग अब्यूज ऑफ मदर, ट्रॉमा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, आगे ये कंटिन्यू कर देता हूँ, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो ये मैंने 6 लिखे हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं प्रीनेटल के अंदर। अब हम आ जाते हैं पोस्टनेटल, पेरीनेटल। पेरीनेटल में हमारे पास है vaginal bleeding at the time of labor, bradycardia, premature rupture of membrane, पोस्टनेटल हमारे पास जो होती है, कोई बताएगा कितनी एज में हो सकता है पोस्टनेटल? अभी मैंने बताया था फर्स्ट टू एज। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर है हमारे पास सबसे पहले CNS इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए उसका, सीजर्स, और हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा कोई कुछ भी हो सकता है, बर्थ के टाइम पे उसकी कोई इंजरी हो जाए हेड के अंदर, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद हम आते हैं मोटर प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब इसे नोट करना है तो पहले आप करो। मोटर प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए कि उसकी फंक्शनैलिटी
रियलिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी इम्पेयरमेंट है, प्राइमरी इम्पेयरमेंट में हमारे पास आता है मसल टोन के बीबीई मसल टोन कैसी है, इधर वो स्पास्टिक होगी या फिर फ्लैसिड होगी। इसका बैलेंस, स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, और उसकी सेंसेशन। अगर हम सेकंड इम्पेयरमेंट की बात करें तो सेकंड इम्पेयरमेंट इसी से इन फॉर प्राइमरी इम्पेयरमेंट की वजह से ही होती है। कॉन्ट्रैक्चर्स, और डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज में हमारे पास स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस आ जाता है। थर्ड में हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास एडेप्टिव मूवमेंट। ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे की मसल टोन स्पास्टिक या फ्लैसिड है तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। फ्लैसिड है मतलब उसकी मसल में कोई एक्टिविटी नहीं है, ना वो कोई चीज़ ग्रैब कर सकता है ना उसको उठा सकता है। उसके अंदर बैलेंस का प्रॉब्लम है, वो वेस्टिबुलर उसकी जो रिफ्लेक्स है वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली फ्लैसिड होगा तो स्ट्रेंथ भी नहीं है उसके मसल में, सेंसेशन लॉस हो सकती है। सेकंड अगर हम देखें तो वो इसी की वजह से, अगर मसल टोन स्पास्टिक है तो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो सकते हैं, डिफॉर्मिटीज आ सकती है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए वो कोई ना कोई एडेप्टिव मूवमेंट करेगा। उसको खड़ा होना है तो वो अपना नीज हाइपरफ्लेक्स करेगा, हाइपर एक्सटेंड करेगा, जिसकी वजह से वो इजीली खड़ा हो सके। कॉमन साइट्स की बात करें, अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो रिस्ट के अंदर आते हैं, फिंगर्स, थंब, प्रोनेटर मसल फोरआर्म के। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे पास नीज के अंदर हिप एब्डक्टर, एडक्टर और एंकल की प्लांटर मूवमेंट कॉज करवाता है। सीपी के बच्चों के अंदर ये फ्लेक्सिया भी पाया जाता है। ये फ्लेक्सिया क्या होता है, तुम गाइड करते हो, ये फ्लेक्सिया क्या होता है? Apraxia refers to inability of pain plan and execute motor functions. ये सीपी के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा हम देखते हैं। अगर उनसे कोई काम करवा रहे हैं कि हम
बच्चे को हम बोलते हैं कि आपने ये पेंसिल है, इससे कुछ ड्रॉ करना है, वो पेंसिल उठा लेगा लेकिन वो ड्रॉ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी प्लानिंग है और किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की जो सलाहियत है वो इम्पेयर्ड होती है। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैकेनिज्म है कि उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। अगर हम उसकी स्किल्स के बारे में बात करें तो क्यूटेनियस में हमारे पास पार्टनर ग्रैप्स, उसकी प्लांटर, रूटिंग रिफ्लेक्स जो बच्चे के अंदर देखते हैं हम पैदा होने के बाद, डॉक्टर सबसे पहले इसको देखते हैं। सकिंग रिफ्लेक्स, गैलॉन, अगर हम इसकी बात करें प्रोप्रोसेप्टिव की, ATNR, एटोनिक नेक रिफ्लेक्स, STNR, सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ये बच्चों को ये रिफ्लेक्स मूवमेंट कॉज करवाते हैं, रोलिंग। अगर किसी बच्चे में ये एब्सेंट है तो मतलब वो डिलेड माइलस्टोन है, उसके अंदर मूवमेंट रोलिंग आएगी ही नहीं।